नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ में हूं रंजना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा तरीन खबरों पर। जनपद पंचायतों में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी इंजीनियरों के माध्यम से सरपंचों से कमीशन मांग रहे हैं। मंगलवार को सरपंच संघ के 50 से अधिक लोगों ने उज्जैन आकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर खाचरोद जनपद पंचायत की प्रभारी सीईओ पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। उज्जैन आकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे यह सभी लोग सरपंच संघ के सदस्य हैं और खाचरोद जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी जनपद पंचायत खाचरोद की प्रभारी सीईओ और इंजीनियरों द्वारा बिल भुगतान के लिए मांगे जा रहे 5 से 10% कमीशन को लेकर परेशान हैं। इनकी शिकायत है कि कमीशन नहीं देने के लिए प्रभारी सीईओ इंजीनियरों के माध्यम से दबाव बनाते हैं और कमीशन नहीं देने पर बिल रोक देती हैं। 2 साल से बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में जो लोग कमीशन दे देते हैं उनके बिल आसानी से पास हो जाते हैं। इसलिए उन सबको उज्जैन आकर कलेक्टर को शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे जनपद पंचायत खाचरोद के अंतर्गत प्रभारी सीईओ मैडम बैठे हैं वहाँ पे। तो हमारे कुछ पेमेंट में जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पेमेंट में हमें आफत आ रही मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है हमारा। कुछ पेमेंट ऐसा है जिसके बिल लगे और साल 2 साल हो गए उनका पेमेंट नहीं हो रहा। और जो बिल कुछ अभी 15 दिन या 1 महीने भर पहले लगे उनका पेमेंट हो जाता है। जनपद में क्या प्रक्रिया होती है, पहले बिल एमआईस कराना पड़ता है, उसके बाद भुगतान होता है। और शासन की योजना थी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मतलब जिसने पहले एमआईस कर दिए बिल उसका पहले भुगतान होगा। अब वहाँ जनपद में ये हो रहा है जिसका पहले एमआईस हो गया बिल उनका भुगतान नहीं हो रहा, और जिसने बाद में एमआईस कराया और पैसे दे दिए उनका भुगतान तत्काल हो जाता है। अगर जो यही प्रक्रिया वहाँ पे पूरी अगर जो उनका सीईओ मैडम की कॉल रिगार्डिंग दिखी जाए या रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ से पूरा भ्रष्टाचार का गोलमाल सामने हो जाएगा। हम सरपंचों को इतनी परेशानी आ रही कि हमने कम से कम 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा रखे हैं पंचायतों में। अब उनका भुगतान करना हमें परेशानी। अब पैसे आया कुछ 1.5 लाख रुपये ऐसा 1.5 करोड़ ऐसा कुछ जनपद में आए हैं अभी, तो उसके लिए वो उपयंत्री के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं कि उपयंत्री को बोलते हैं कि आप नाम है उपयंत्री का? उपयंत्री सभी जनपद के सभी उपयंत्री जितने हैं ना सब उपयंत्री जनपद के क्लस्टर वाइज जो उपयंत्री है। अब उन उपयंत्री को बोला कि आपके क्लस्टर में कितनी पंचायत हो, 10 पंचायत हो, 10 पंचायत सरपंचों से बात करो, सचिव से इनसे पेमेंट देते हो, मैं बिल करूँ तो नहीं करूँ। ये पत्रकारों के माध्यम से किस तरह से? हाँ, और फिर पत्रकार के माध्यम से देखो हम न्यायालय का, कानून का, मीडिया का, सामाजिक संस्था का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, मगर कुछ मीडिया वाले हमारे खाचरोद में हैं। अब आपको भी मालूम है मीडिया वाले भी कौन लोग हैं खूब हो गए हैं। तो वहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीईओ मैडम खुद बोलती कि आप उस पंचायत में जाइए, वहाँ देख के आओ। फिर वो जाते हैं, फिर वो थोड़ा से बता देते हैं, फिर मैडम बोलती है कि ये आपकी शिकायत हो गई, ये शिकायत हो गई, पेमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से हमको परेशानी या उस बात को लेकर सब सरपंच संघ को हमको सबको यहाँ आना पड़ा है कलेक्टर महोदय के पास में। अगर जो हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है इसके लिए तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी करेंगे और खाचरोद में भी करेंगे। निश्चितकालीन के लिए हम हड़ताल करेंगे। आज सरपंच संघ जो खाचरोद के ब्लॉक के हैं सभी आप लगभग 40 से 30 से 40 की संख्या में एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से संबोधित करके मुझे दिया है, जिसमें वहाँ के जो प्रभारी सीईओ है उनके संदर्भ में कुछ गंभीर चीज़ों को उन्होंने अंकित किया है, जिसका ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर विधि अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई संपादित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए छूट दी है तब से पुलिस और प्रशासन एक्शन के मूड में है। मंगलवार को उज्जैन में एक और बदमाश के मकान और दुकान पर जेसीबी चलाकर जमींदोज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए छूट दी है तब से पुलिस और प्रशासन एक्शन के मूड में है। मंगलवार को उज्जैन में एक और बदमाश के मकान और दुकान पर जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया गया।
भले ही बदमाश ने बदमाशी छोड़ दी हो, पर पुलिस की लाल डायरी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। नतीजा यह है कि ऐसे तमाम बदमाश जो बदमाशी छोड़ चुके हैं, उन पर भी पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को इसी कड़ी में सावे रोड क्षेत्र के कुख्यात बदमाश धीरज गोमे उर्फ पालिया पर कार्यवाही की गई। दरअसल इस क्षेत्र में पालिया का आतंक था। यहाँ उसके द्वारा नारायणपुरा, बागपुरा सहित सिंधी कॉलोनी, अलगधाम नगर, विष्णुपुरा क्षेत्र में तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया था। वहीं शासकीय जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया था। उसकी अवैध गतिविधियों के चलते मंगलवार को नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ मिलकर माधवनगर पुलिस ने उसके मकान एवं दुकान पर जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। शासन द्वारा चलाया जा रहा है गुंडा माफिया अभियान के दौरान जो थाना माधवनगर क्षेत्र का आतंक अपराधी था धीरज गोमे और पलिया, उसके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था दुकान को, उसको आज नगर निगम के सहायता से तोड़ा गया है। सर ऐसा बताया जा रहा है काफी पहले उसने अपराध बंद कर दिए थे, वापस से अपराधी बनाने की तैयारी चल रही क्या नगर निगम द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सक्रिय बदमाश है लगातार इसकी शिकायतें आती रहती हैं और आतंक अपराधी गुंडा अभियान अंतर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा सूची प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत धीरज गोमे का मकान व दुकान निर्मित पाई गई है। उसी क्रम में आज गुंडा अभियान की कार्रवाई करते हुए इनकी दुकान को डिमोलिश किया गया है। बच्चों की पढ़ाई में स्कूल की फीस एक बार फिर आड़े आ गई है। दरअसल मामला सब्यसाची विद्यापीठ में पढ़ने वाले उन बच्चों का है जिन्होंने राज्य शासन की आरटीई योजना के तहत एडमिशन लिया था, लेकिन अब इस संस्था को एक अन्य संस्था द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले इन बच्चों को बगैर फीस भरे पढ़ाने से मना कर दिया है। ऐसे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। मंगलवार को इसी को लेकर इन बच्चों के पालकों ने जन सुनवाई में शिकायत की। दरअसल कोरोना काल में 2 साल के बाद स्कूल शुरू हुए और स्कूल शुरू होते ही फीस का मुद्दा फिर गर्मा गया है और स्कूल संचालक पालकों का स्कूल फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सब्यसाची विद्यापीठ में शासन की आरटीई योजना के तहत एडमिशन लेने वाले 70 से अधिक बच्चों के पालकों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल इस संस्था को नारायण इंस्टीट्यूट ने टेक ओवर कर लिया है और सब्यसाची विद्यापीठ में आरटीई योजना के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों पर फीस भरने का दबाव बना रही है। मंगलवार को इसी को लेकर पालकों ने जन सुनवाई में इसकी शिकायत की और अपने बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होने की बात कही। पालकों के मुताबिक उनके बच्चों पर फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है और स्कूल आने से रोका जा रहा है, जबकि उनके बच्चों की फीस शासन द्वारा भरी जानी है। मैं और मेरे साथ 70 प्लस लोग हैं जिनको अभी आई नहीं है किसी कारणवश। हमारे बच्चे पढ़ते थे सब्यसाची स्कूल में, नागजरी क्षेत्र में। वो पढ़ते थे वहाँ पे आरटीई के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, मतलब एक नियम है शासन द्वारा जिसमें शिक्षा के अधिनियम मतलब फ्री में बच्चे पढ़ते हैं शासन द्वारा। तो स्कूल क्या है, प्रशासन उन्होंने भेज दिया है प्राइवेट फर्म ने दूसरी फर्म को। वो जो दूसरी फर्म आई है उन्होंने वो बच्चों को लेने से मना कर दिया है। इसका ज्ञापन हमने पहले भी दूसरों को दिया है, मतलब अधिकारी को, कलेक्टर साहब को वगैरह को। तो कितने बच्चे टोटल? 70 प्लस बच्चे काहे के लिए मना करा? क्या माइटी के बच्चे नहीं मतलब उन्होंने भेज दिया है। अब दूसरों ने खरीदा है तो दूसरा जिसने खरीदा है फर्म, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया है। जो पुरानी जो फर्म थी उन्होंने हमको बोला काहे के लिए पढ़ाने के लिए मना करा? क्योंकि वो आरटीई के जो बच्चे थे हम नहीं पढ़ा, बोले हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, या तो आप फीस दो तो हम पढ़ाएंगे उनको, ना तो नहीं पढ़ाएंगे। तो या फ्री आप चार्ज में पढ़ते? हाँ, फ्री ऑफ चार्ज पढ़ते थे। जो भी हम सरकारी माध्यम से जो पढ़ते थे पहले हम जैसे स्कूल फीस देना नहीं देना है हम, तो वो तो हमारी ट्यूशन फीस तो फ्री थी। जो भी हमको मतलब उनकी ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह है, कॉपी किताब है, बस फीस, ये सब हम भरते थे। वो हमको 10-15 हज़ार वार्षिक। और अब मान लो पढ़ाएंगे तो अभी उसकी जो भी फीस रहेगी किसी भी फर्म की जिसने वो उसको टेक ओवर किया है, जो भी उसकी फीस रहेगी उसको वो मांग कर रहे हैं। और जो पुरानी फर्म थी उसने हमसे बोला है। आपके बच्चे कितने देर से नहीं जा रहा वहाँ? अभी तो बच्चों तो क्या है कि हमें बहुत सारों को क्या है कि जैसे जब से लॉकडाउन लगा था हमको क्या है कि व्हीकल वो हमको सुविधा नहीं मिली और ऑनलाइन पढ़ा भी रहे थे वो, लेकिन अभी जब से स्कूल जा ही नहीं रहे। समंदर के किनारों से शुरू हुआ एनसीसी का पुनीत सागर अभियान अब पुण्य सलीला मां शिप्रा के किनारे भी पहुंच गया है। मंगलवार को एनसीसी ने उज्जैन की जीवन रेखा शिप्रा नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया और लोगों को अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है।
दरअसल समुद्र के किनारों को स्वच्छ बनाने के लिए एनसीसी द्वारा पिछले साल दिसंबर महीने में पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत समंदर के किनारे से पॉलीथीन एवं अन्य प्लास्टिक वेस्ट को हटाया गया। बाद में इस अभियान को अन्य जल स्रोतों तक पहुंचाया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को एनसीसी द्वारा शिप्रा तट रामघाट पर शिप्रा की सफाई के लिए अभियान चलाया गया और नदी से कचरा एवं अन्य गंदगी बाहर निकाली गई। कार्रवाई की है उससे हम सबका एक मान सम्मान ऊंचा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने दूसरों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण रखा है। ये जो पुनीत सागर अभियान है ये दिसंबर में शुरू हुआ था, सबको मालूम है। बेसिकली स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट क्या था इसका कि हमारे जो सी शोर है समुद्र आपके, लेकिन उसी को एक्सपैंड करके क्या किया गया कि सारी वाटर बॉडीज को उसमें शामिल किया गया, नदी तालाब वगैरह, क्योंकि उसमें भी अगर प्रदूषण बढ़ जाए तो हमारे लिए आगे चल के कितना नुकसान है, आप लोगों के लिए जो यंग पीढ़ी है उनके लिए कितना नुकसान है। तो दिसंबर का सेक्शन पे बहुत ध्यान दिया था। इस दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स ने लोगों को नदी का धार्मिक महत्व बताते हुए नदी को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। साथ ही उन्हें जागरूक भी किया गया। इससे पूर्व एनसीसी कैंडिडेट्स को जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर शपथ दिलाई गई कि बिना केवल खुद पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे। ये जो पुनीत सागर अभियान है ये एनसीसी का एक इनिशिएटिव है जो दिसंबर के महीने पिछले साल दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था, जिसमें समुद्री तट से बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि समुद्री तट जो है उसको साफ़ करने के लिए। लेकिन जब हमारे देखा गया कि हमारे एनसीसी की कितनी ताकत है, 15 लाख कैडेट्स हैं अक्रॉस पूरे ऑल इंडिया, तो समुद्री तट पे इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ऑल्दो समुद्री तट पे बहुत बढ़िया काम हुआ दिसंबर के महीने में और बहुत प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया गया। साथ ही में उसको उसी टाइम पे ही एक्सपेंड कर दिया था मेजर रिवर्स में। तो जो हमारे एरिया में नर्मदा रिवर पे बहुत जो अटेंशन दिया गया था, काफ़ी सफाई की गई थी वहाँ पर खंडवा के पास और मंडलेश्वर के पास उस एरिया में। तो सेम कार्रवाई अभी एक्सटेंड की गई है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एनसीसी का एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप हुआ है कि जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होगा वो उनको दिया जाएगा और जो कि रोड्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जो हमारा इरादा है वो ये है कि लोगों में ये जागरूकता है जो ये गंद फैला रहे हैं। तो इसीलिए जो कैडेट्स हैं ये एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि पब्लिक में जा कर के जो लोग यहाँ पर रिवर बैंक्स पे रह रहे हैं, जो तालाबों के साथ में रह रहे हैं, जो कि जिनके कारण गंद फैलाया जा रहा है, या फिर जैसे कि ये भी माना जाता है कि ये आपके साइड में ही एक ब्रिज है यहाँ पर, तो ब्रिज के ऊपर लोग आते हैं और हमारी एक ट्रेडिशन माना जाता है कि वो चीज़ें नदी में बहाई जाती हैं, तो ऊपर से लोग थैलियाँ उठा करके फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें ना हों इसके लिए हमारे एनसीसी कैडेट्स ने पिछले 5 दिन से बहुत मेहनत की है, लोगों में जागरूकता फैलाई है। खुद भी इन्होंने सिविक बॉडीज़ जो हैं उनके साथ मिल करके इन चीज़ों को उठाया है। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में भगवान की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। भगवान की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की इस घटना से मंदिर के पुजारियों और भक्तों में आक्रोश है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और सफाई दे रही है कि देव प्रतिमाओं से छेड़छाड़ करने वाला मानसिक विक्षिप्त है। ये है उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर, जहां भगवान प्रतिमाओं से छेड़छाड़ हुई है। यूं तो मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजन कराते हैं, पर इस बार मंगलमय मंदिर प्रतिमाओं में की गई छेड़छाड़ की वजह से चर्चा में है। दरअसल मंदिर में लगे सीसीटीवी में एक युवक मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। मूर्तियों के साथ की गई छेड़छाड़ को लेकर मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं में आक्रोश है और वे मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है।
हालांकि पुलिस की सफाई है कि मूर्तियों से छेड़छाड़ करने वाला मानसिक विक्षिप्त है, पर सवाल यह है कि मानसिक विक्षिप्त हर बार मंदिरों में ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं से छेड़छाड़ क्यों करते हैं। वे मानसिक विक्षिप्त होने के बावजूद कभी दूसरे धर्म स्थलों में जाने की जरूरत क्यों नहीं उठाते हैं। जिम्मेदारों को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। मंगलनाथ मंदिर परिसर में जो देवी जी का मंदिर है उसमें एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित हुआ है। जैसा कि लोग वहाँ बता रहे हैं कि थोड़ा सा वो अर्धविक्षिप्त जैसा कुछ व्यक्ति पहले भी देखा गया है और हम जल्दी ही उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।